मोसाद के चीफ पहुंचते हैं अमेरिका, मायामी में ये मिलते हैं स्टीव विटकॉफ से और ये कहते हैं हैंग ऑन, रुक जाओ, जल्दीबाजी मत करो। कुछ लोगों ने तो इतना बोला है कि परसों रात को अटैक होने वाला था, कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया। इजराइल ये चाहता है कि आप ऐसी बमबारी करें ईरान के ऊपर कि तख्ता पलट हो जाए। रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं, अगर तख्ता पलट हो जाता है ईरान में तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं और वो वही चीजें हैं जो ट्रंप बोलता रहता है। इसने ट्रंप की भाषा रिपीट करी है रजा पहलवी ने। अगर ट्रंप चाहता है तो ये काम हो जाएगा और अगर ये काम हो जाता है देन यू बिकम द हेड ऑफ स्टेट एंड ऑल ऑफ दैट। जिनको मार दिया उनके बारे में बात नहीं कर रहा, आप जिनको फांसी देना चाह रहे थे वो आपने नहीं करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत चाबहार से निकल गया, भारत नहीं निकला चाबहार से। भारत अभी बात कर रहा है यूएस से। इसमें पूरा इलाका लपेटा जाएगा। ये जो रेजिम है खमेनाई की, जिसका मैं कोई बहुत बड़ा इनका प्रशंसक नहीं हूं, मुझे बिल्कुल एक आंख नहीं सुहाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये इस तरीके से नहीं पलटेंगे जैसा वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ईरान का मामला फिर तूल पकड़ रहा है और यह पता लगा है कि मोसाद के चीफ चुपचाप बिना किसी को बताए वॉशिंगटन पहुंच गए। और यहां पे एक बड़ी अजीब सी बात हुई। सबको तो यही लग रहा होगा कि इजराइल बोले अमेरिका को कि यार बम मारो तेहरान पे, ईरान पे बम मारो। यहां पे इजराइल मना कर रहा है, इजराइल कह रहा है मत करो। इजराइल ये कह रहा है कि अभी ये सही वक्त नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कब सही वक्त है। जब आप मिलिट्री इंटरवेंशन करोगे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस्तों यहां पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा द चाणक्य डायरीज। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद जिन्होंने खरीदा चाणक्य डायरीज। इट इज नाउ अमेजॉन की लिस्ट में ये नंबर 1 बेस्ट सेलर है। इट्स अ बेस्ट सेलिंग आइटम ऑन अमेजॉन, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है और इसके अंदर ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे सिविल सर्विसेज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप बैठ रहे हैं या फिर आप मेरी तरह एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के। दिस हैज सम ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिकल्स रिटन ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड डिफेंस। मजा आ जाएगा आपको, जरूर अपनी कॉपी खरीदिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक डाल दिया है, क्लिक ऑन दैट एंड Amazon विल सेंड यू योर कॉपी इमीडिएटली। दोस्तों ये खबर ली हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया से। मोसाद चीफ इन वॉशिंगटन, नेतन्याहू अर्ज डोनाल्ड ट्रंप टू वेट, इज इजराइल बिहाइंड द यूएस ईरान मीडिएशन। अच्छा, यूएस ईरान का क्लासिकली मीडिएशन वैसा नहीं है जो इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया, वो अलग लेवल की बात चल रही है। दैट्स अ सेपरेट थिंग। अकॉर्डिंग टू द एक्सियोस रिपोर्ट, डेविड बानिया, director of Israel's Mossad spy agency, arrived in US on Friday morning for talks on the situation in Iran. Bania was expected to meet in Miami with White House envoy Steve Witkoff, who was managing the direct channel of communication between the US and Iran. Witkoff was in touch with Iran's foreign minister Abbas Araghchi. During the protests, it was not yet clear whether Bania would meet President Trump in Mar-a-Lago over the weekend. Bania's trip followed a phone call on Wednesday between Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu about the Iran crisis. तो मोसाद के चीफ हैं, मोसाद के चीफ पहुंचते हैं अमेरिका, मायामी में ये मिलते हैं स्टीव विटकॉफ से और ये कहते हैं हैंग ऑन, रुक जाओ, जल्दीबाजी मत करो। During the call, Netanyahu asked Trump to hold off military action against Iran to give Israel more time to prepare for the potential Iranian retaliation. An Israeli source said that in addition to concerns about retaliation, the current US plan included strikes on security force targets in Iran, but was not seen by Israel as strong enough to meaningfully destabilize the regime. अब दोस्तों मुझे ऐसा पता लग रहा है जो कि there are some जिसको हम OSINT बोलते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, या फिर सोशल मीडिया की पोस्ट है बड़े क्रेडिबल हैंडल से। कुछ लोगों ने तो इतना बोला है कि परसों रात को अटैक होने वाला था, कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया। ऐसा लोग कह रहे हैं। अब क्यों रोका नोबडी नोज, बट ऐसा लोग कह रहे हैं कि अटैक होने वाला था। अकॉर्डिंग टू दिस, इजराइल कह रहा है कि 2 कारण हैं कि हमें अभी अटैक नहीं करना। पहली चीज ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी कि क्यों। ईरान इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। ठीक है जी, ईरान का थोड़ा सा अलग मामला है, मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको यह समझ में आएगा कि ईरान किस तरीके का खिलाड़ी है इस फील्ड का। यहां पे इजराइल ने 2 कारण दिए हैं। पहली चीज यह बोली है कि देखिए
ईरान जो है वो पलटवार करेगा, ईरान विल रिटेलिएट, वी नीड मोर टाइम टू फिगर आउट दैट रिटेलिएशन, ऐसा इजराइल ने बोला अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। सेकेंड थिंग इज, उन्होंने बोला है कि यार देखो, आपने जो हमें प्लान दिया है, यानी कि जो यूएस ने प्लान दिया है इजराइल को कि हम ये करना चाहते हैं, ये कह रहा है उतना मजबूत नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यूएस वॉज नेवर इन फेवर। कोई भी ऐसा इजरायली प्रेसिडेंट नहीं हुआ है पिछले 20-30 सालों में जिसने यूएस को यह ना बोला हो कि तुम बम मारो। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू ही 4-5 बार पहले बोल चुका है कि बम मारो इनके ऊपर। अब इसमें होता क्या है कि इजराइल यह चाहता है कि आप ऐसी बमबारी करें ईरान के ऊपर कि तख्ता पलट हो जाए। तख्ता पलट की बात अमेरिका ने पहले नहीं करी, मतलब इतनी जोरों शोरों से सामने नहीं करी अमेरिका ने बोला कि ठीक है, आपने वहां पे बम मारे, आपने मिसाइल्स मारी, इवन मिडनाइट हैमर जो कुछ महीने पहले हुआ था, सिर्फ यह इंटेंट था कि ठीक है आपने ठोक दिया, उनको एक सबक मिल गया, आप छोड़ो। इजराइल का कहना है कि ईरान को कभी भी सबक नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ईरान में सिर्फ और सिर्फ तख्ता पलट, रेजिम चेंज, इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप तख्ता पलट नहीं करेंगे, अगर आप रेजिम चेंज नहीं करेंगे, ढाक के 3 पात, कुछ महीने बाद वहीं पे आके मैटर खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सेकंड पॉइंट था। यह हमने लिया है हिंदुस्तान टाइम्स से। पुतिन स्पीक्स टू नेतन्याहू, देन इरानियन प्रेसिडेंट, ओवर एंटी Khamenei protest. Russian President Vladimir Putin and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu discussed the situation in the Middle East and Iran by phone on Friday. According to a statement by the Kremlin cited by Reuters, Putin offered Netanyahu Russia's help in mediating regarding Iran and told the Israeli leader he was in favor of intensifying political and diplomatic efforts to ensure stability and security in the region. अब यहां पे बीच में पुतिन आ गया है, उसका एक कारण है। देखिए, जहां तक सीरिया की बात है दोस्तों, आपने यह देखा होगा कि अहमद अल शरा के आने से पहले वहां पे भी ईरान और रशिया के मिलिट्री बेसिस थे, उनका इन्फ्लुएंस था। ठीक है, मैं सीरिया की बात कर रहा हूं। अब इशू यह हो गया है कि इनका बहुत चोली दामन का साथ रहा है, ईरान का और रशिया का। दे हैव बीन ओल्ड पार्टनर्स एंड मोर रिसेंटली चाइना एंड ईरान। तो रशिया यहां पे बात कर रहा है नेतन्याहू से कि देखो यार, ये लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं है, काम करो, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बढ़ाओ, और ज्यादा बढ़ाओ, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट शुड बी इंक्रीज्ड। ये बात कह रहा है पुतिन। लेटर ऑल्सो स्पोक बाय फोन विद इरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ऑन फ्राइडे। द क्रेमलिन सेड द क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव टोल्ड रिपोर्टर्स दैट द रशियन प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू एफर्ट्स टू डी-एस्केलेट द सिचुएशन इन द रीजन। रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं, अगर तख्ता पलट हो जाता है ईरान में तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। मैं आपको बताता हूं, इसमें भारत भी शामिल है, भारत के ऊपर भी असर पड़ेगा, जबरदस्त असर पड़ेगा, राइट। और दूसरी एक चीज है कि रशिया के हित में है कि अटैक ना करें। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप मीठी मीठी बातें कर रहा है ईरान को लेके, ही स्पीकिंग वेरी स्वीटली, and I have a very deep distrust of Donald Trump. When he speaks sweetly, you know he's going to attack or he's going to do something. इसने पहली बार भी स्वीट बातों में इनको सबको घुमा के रखा था कि अभी संडे को मिल रहे हैं, संडे को आराम से बैठ के बातचीत करते हैं, डोंट वरी, सब भाई भाई हैं, लड़ना नहीं चाहिए। संडे को मिलते हैं ना, मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं, दोहा में बैठेंगे आराम से वील डिस्कस एंड एवरीथिंग। और फ्राइडे सैटरडे की दरमियानी रात को हमला हो जाता है। ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, कहता कुछ है करता कुछ है। यहां पे दोस्तों 2 आर्टिकल्स हैं साइड बाय साइड, एक बिजनेस स्टैंडर्ड का है, एक द गार्डियन का है। एक्साइल्ड इरानियन प्रिंस सीक्स ट्रम्प बैकिंग, नॉट पब्लिक सपोर्ट एक्सपर्ट्स। नो परस्यूट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कन्फ्रंटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल, एक्सपोर्टिंग कोपियस अमाउंट्स ऑफ ऑयल एंड गैस। अब ये जो एक्साइल्ड क्राउन प्रिंस रेजा पहलावी है, ये तो जब बहुत छोटा था तब अमेरिका चला गया था तख्ता पलट लिए 1979 में ये भाई चला गया था अमेरिका, और ये तब से ईरान नहीं आया है। ये जो बोल रहा है कि आप, ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप से बोल रहा है कि तुम मुझे बनाओ, तुम मुझे ईरान का, तुम ये तख्ता पलट करो, इनका बम मारो, और तुम मुझे बनाओ हेड ऑफ स्टेट ईरान का, तो मैं तुम्हें कुछ चीजें डिलीवर करूंगा। और वो वही चीजें हैं जो ट्रंप बोलता रहता है। इसने ट्रंप की भाषा रिपीट करी है रेजा पहलावी ने। नो परस्यूट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, पहले हम न्यूक्लियर वेपन्स पे ताला लगा देंगे, हमें चाहिए नहीं, पहला वादा। दूसरा वादा
कन्फ्रंटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। अब ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत डोनाल्ड ट्रंप बोलता है। इसने बोल दिया कि वील कन्फ्रंट इट, हम कमर तोड़ देंगे ड्रग ट्रैफिकिंग की। तीसरी चीज, स्टेट ऑफ इजराइल, इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। अब यह बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एब्राहम अकॉर्ड्स, जाहिर सी बात है, दैट इज ट्रंप्स प्राइज्ड प्रोजेक्ट इन द मिडिल ईस्ट। ये कह रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। जब स्टेट ऑफ इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो साफ सीधी बात है, देन यू ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्ट ऑफ द एब्राहम अकॉर्ड्स। फिर तो आप उस दायरे के अंदर आ जाते हैं। और एक्सपोर्टिंग कोपियस अमाउंट्स ऑफ ऑयल एंड गैस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स। ईरान के पास दुनिया भर का ऑयल एंड गैस पड़ा हुआ है, ईरान कहेगा हम बिल्कुल एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये 4-5 जो उसने पॉइंट बताए हैं, वही पॉइंट बताए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के दिल के बड़े करीब हैं। ये चाह रहा है कि मैं वो बातें बोलूं जो ट्रंप को सुनने में अच्छी लगे, राइट, सुनने में अच्छी लगे। और वेनेजुएला के बाद, वेनेजुएला का जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद अब और ज्यादा चहल पहल हो गई कि अगर ट्रंप चाहेगा, अगर ट्रंप चाहता है तो यह काम हो जाएगा, और अगर यह काम हो जाता है देन यू बिकम द हेड ऑफ स्टेट एंड ऑल ऑफ दैट। Laid out his, तो ये exiled crown prince Reza Pahlavi laid out his aspirations Thursday for Iran if his theocracy is toppled, and experts say that they sound exactly like what US President Donald Trump wants to hear. That plan likely is aimed at trying to secure support to lead Iran if the nationwide protests succeed in ousting the Islamic Republic. Activists describe a bloody crackdown by security forces that has killed 2,637 people and broadly smothered the demonstrations. तो ये भी यही कह रहे हैं कि ये ट्रंप का सपोर्ट चाहते हैं, और इन्होंने, ट्रंप क्या चाहेगा ईरान से, इसने लिस्ट बनाई कि मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा इसने वही चीज चिपका दी, कट कॉपी पेस्ट कर दिया कि बॉस मैं भी यही चाहता हूं। अब जब जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, अगर कोई ये बोले कि मैं भी वही चाहता हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा ठीक है, आके बैठ फिर सामने, कैसे करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले बोल चुका है कि मुझे यकीन नहीं है कि रजा पहलावी को इतना मानेंगे ईरानी लोग कि हमने किसी को थोप दिया और कल हमारे ऊपर उल्टा पड़ गया। तो ट्रंप को भी डाउट है इस आदमी के ऊपर। Son of former Shah says he is uniquely positioned to lead Iran as he predicts end of the regime. Reza Pahlavi, the son of Iran's former pro-Western monarch, has predicted the country's Islamic regime will fall and claimed he is uniquely placed to head a successor government, calling on the West to help unseat Khamenei, Iran's supreme leader. Pahlavi said on Friday that the regime was nevertheless doomed to collapse with or without such an assistance. He said foreign involvement did not require boots on ground, but instead targeted intervention that could weaken the regime's repressive apparatus, such as targeting the leadership of the Revolutionary Guards. I am uniquely positioned to ensure a stable transition. He said that's the verdict delivered loudly and clearly by the people in the face of bullets. अब इसने ये बोल दिया है कि जो लोग भी सड़क पे आ रहे हैं वो मुझे अपना लीडर मानते हैं, और चाहे मैं वहां पे जमीन पे ना हूं लेकिन सब मेरे नाम पे सड़क पे आ रहे, विच इज नॉट ट्रू बाय द वे, विच इज नॉट ट्रू। बट हां, देयर आर मेनी पीपल जो कि ये रजा पहलावी के फेवर में बोल रहे हैं, ये भी बात सच है। लेकिन इसने इसको ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि सब मेरा नाम लेके वहां पे हल्ला काट रहे हैं। दैट्स नॉट ट्रू। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर करा है ट्रूथ सोशल का पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का। आई ग्रेटली रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट ऑल शेड्यूल्ड हैंगिंग्स which were to take place yesterday, over 800 of them have been cancelled by the leadership of Iran. Thank you. अब ये लीडरशिप ऑफ ईरान को थैंक यू बोल रहा है, ठीक है। ही इज सेइंग दैट कि भाई आपने जो 800 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी, या फांसी पे आप 800 लोगों को लटकाने वाले थे, आपने ये सब चीजें रोक दी हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रंप के और भी कमेंट्स आए जो उसने मीडिया को दिए कि नहीं, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं अब इनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, इतना क्रैकडाउन नहीं हो रहा है, राइट। इसी बंदे ने 48 घंटे पहले क्या बोला था, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, हेल्प इज ऑन द वे, आपको याद है? आप ये देखिए मेरा पुराना वीडियो। दोस्तों, आपने देखा इरफान सुल्तानी को सजाए मौत सुना दी गई है, और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है बाकी प्रोटेस्टर्स को कि तुम प्रोटेस्ट करते रहो, टेक ओवर इंस्टीट्यूशंस, हेल्प इज ऑन द वे। ट्रंप टेल्स इरानियन प्रोटेस्टर्स, ट्रंप का यह कहना है कि आप प्रोटेस्ट करते रहिए, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, घुस जाओ, कब्जा कर लो उन पे। हेल्प इज ऑन द वे, मैं आपके लिए सैन्य शक्ति भेज रहा हूं, मैं आपके लिए फौजें भेज रहा हूं, क्योंकि हेल्प तो वही हो सकती है, और कौन सी हेल्प है? कंडेम थोड़ा ना करना है उसने खमेनेई को, उसने तो तख्ता पलट करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट द प्रोटेस्टर्स वांट। वो चाहते हैं रेजिम चेंज। तो ट्रंप कह रहा है हेल्प इज ऑन द वे। Iranian patriots keep protesting, take over your institutions, save the names of the killers and abusers. जिसने ह्यूमन राइट्स अब्यूज करे हैं, जिसने हत्याएं करी हैं, उनका नाम आप लिख के रखना,
बचा कर रखना। दे विल पे अ बिग प्राइस, एक बहुत बड़ी कीमत वो लोग चुकाएंगे। मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ। जब तक आप लोगों की जो हत्याएं कर रहे हैं ये लोग ये बंद ना करें, हेल्प इज ऑन द वे। मीगा इज सिंपली मागा का एक और डेरिवेटिव है। मीगा इज मेक ईरान ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था हेल्प इज ऑन द वे, आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर चढ़ जाओ, आप बिल्कुल चढ़ जाओ, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा कर लो। हेल्प इज ऑन द वे। हेल्प इज ऑन द वे मतलब अमेरिका से जो मदद है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ फौज, वो निकल चुकी है, आप चढ़े जाओ बस, डोंट वरी। यहां पे उल्टा सुर, यहां पे थैंक यू बोल रहा है कि आपने लोगों को नहीं मारा। जिनको मार दिया उनके बारे में बात नहीं कर रहा, आप जिनको फांसी देना चाह रहे थे वो आपने नहीं करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पे अल जजीरा यह कहता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होल्ड्स emergency meeting on deadly protests in Iran. Members of the influential 15-member UN body heard from Iran's deputy UN representative, who warned at the meeting on Thursday that Iranians did not seek a confrontation but would respond to US aggression and accuse Washington of direct involvement in steering unrest in Iran. The people of Iran are demanding that their freedom like never before in the Islamic Republic's brutal history, US Representative Mike Waltz said, adding that Iran's claims that the protests were a foreign plot to give a precursor to military action were a sign that its government was afraid of their own people. Iran's deputy UN envoy Ghulam Hosseini Darzi told the council that his country seeks neither escalation nor confrontation. However, any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate and lawful response under Article 51 of the UN Charter. Darzi said, सीधी बात है, अब UN पे बात पहुंच गई है। UN पे बात पहुंच गई है। ये कह रहा है, जो ईरान वाले लोग हैं, कह रहे हैं देखिए, ना हम आपसे भिड़ना चाहते हैं, ना हम आपसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ लड़ोगे तो फिर हमें पूरा हक है कि हम जवाबी का। और दोस्तों मैं एक बात बताऊं, जवाबी कार्रवाई की आप ये मत सोचना कि ये लड़ाई जो है ना, अगर ये होती है तो ये सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में होगी। प्लीज डोंट बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन। इसमें पूरा इलाका लपेटा जाएगा। ये जो रेजिम है खमेनाई की, जिसका मैं कोई बहुत बड़ा इनका प्रशंसक नहीं हूं, मुझे बिल्कुल एक आंख नहीं सुहाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये इस तरीके से नहीं पलटेंगे जैसा वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। इनमें इतना इंडोक्ट्रिनेशन हो चुका है 1979 के बाद, इतना ज्यादा कि अगर यहां पे लोग आ भी गए तो फिर भी, माना कि सरकार पलट दी इन्होंने, दैट विल नॉट बी द एंड ऑफ द स्टोरी। यहां पे इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी। आपने देखा इराक में क्या हुआ था सद्दाम हुसैन के जाने के बाद, आपने देखा लीबिया में क्या हुआ था कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के जाने के बाद। ईरान में उससे 10 गुना ज्यादा भयानक होगा, 10 गुना ज्यादा भयानक होगा। इट विल टोटली डीस्टेबलाइज द कंप्लीट मिडल ईस्ट। और तेल के भाव हैं वो आसमान छुएंगे, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। इट्स नॉट अ मिलिट्री फंक्शन अलोन। ये सिर्फ फौज की बात नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर गए, इतने बम मारे, ये करा और खमेनेई को हमने भगा दिया वहां से और वो रशिया चला गया। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉल ऑफ द रेजिम, इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। ये घाव रिश्ता रहेगा, कई साल रिश्ता रहेगा ये घाव। ये अजीब सा घाव है। तो ईरान इज नॉट वेनेजुएला। अब दोस्तों इस पूरी जो ये स्टोरी मैंने आज आपको बताई ना ईरान वाली, उसमें एक खबर बहुत ये सामने होकर आ रही है कि भारत चाबहार पोर्ट से पीछे हट गया। और लोगों ने बोला है तो बहुत वीक भारत की डिप्लोमेसी और भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए था और अमेरिका के प्रेशर में आ गया। देखिए, भारत हटा नहीं है चाबहार पोर्ट से। मैं आपको पूरी चीज मैप पे समझाता हूं। अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि भारत हटाए नहीं हटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, राइट? ये देखिए साहब, amid US pressure on Iran, New Delhi eyeing options to retain Chabahar port access. India is exploring multiple options to retain its presence in the strategic Chabahar port. Amid rising US pressure on Tehran, the Chabahar port is central to New Delhi's connectivity ambitions. A 6-month exemption from US sanctions on the strategic facility is valid till April 26th this year. यानी कि इस साल के अप्रैल 26 तक ये वैलिड है। अभी जनवरी है, अभी जनवरी 26 भी नहीं हुआ, 4 महीने हैं। पहली चीज तो भारत चाबहार से निकल गया। भारत नहीं निकला चाबहार से। भारत अभी बात कर रहा है यूएस से, ठीक है? भारत अभी बात कर रहा है। द गवर्नमेंट हैज टेकन several steps to reduce the exposure of state-run entities and officials to the US sanctions on the Chabahar port, Hindustan Times reported. As you're aware, on October 28, 2025, the US Department of Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver
valid till 26th April 2026. We remain engaged with the US side in working out this arrangement, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said at a weekly media briefing on Friday. Sources told the publication that the Indian side delivered on its commitment to provide $120 million to develop the port under a 10-year agreement signed with Iran in May 2024 for long-term operations at Shahid Beheshti Terminal. अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो है ना जगह, ये दिस इज चाबहार, ये दोस्तों चाबहार है, ठीक है ना। और ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये ईरान, ये जाहिदान इज द ट्राई जंक्शन। ये एक छोटा सा एक शहर है जाहिदान, और जाहिदान एक ट्राई जंक्शन पे है, यानी कि जाहिदान पे आपको पाकिस्तान भी टच करता है, अफगानिस्तान भी टच करता है, ईरान भी टच करता है। ये है कांडला पोर्ट गुजरात का, ठीक है। अब भारत ने पाकिस्तान को, यह भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूं। भारत ने पाकिस्तान को कई बार रिक्वेस्ट करा कि हमें अफगानिस्तान से ट्रेड करनी है, आप एक काम करो, हमें ना ऐसे जाने दो, सीधी बात, राइट, फ्रॉम इंडियन पंजाब थ्रू पाकिस्तान पंजाब एंड ऑनवर्ड्स टू अफगानिस्तान, आप हमें जाने दो, आप हमें यूं जाने दो। और दोस्तों अगर अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, फिर आपको अफगानिस्तान से आपको अगर ईरान जाना है, आपको ऊपर कहीं पे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जहां पे जाना है आप आराम से जा सकते हो। ये पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, और पाकिस्तान ने बोला कि नहीं नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिससे भारत को फायदा हो जाए, ये पाकिस्तान, और इससे पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होता। कई लोग एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एक साल में पाकिस्तान 12 से लेकर 15 अरब डॉलर का फायदेमंद होता एवरी ईयर। ये ट्रेड होती तो 12 से लेकर 15 अरब डॉलर सिर्फ पाकिस्तान के गले में जाते हैं, ऐसा कई लोग समझते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, बट मेनी पीपल से दैट पाकिस्तान वुड हैव बेनिफिटेड टू द ट्यून ऑफ बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बात यह है कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले, वो उसको मंजूर है, वो तो भीख मांग के कमा लेगा, लेकिन वो कह रहा है पाकिस्तान कि भारत को फायदा हो जाए, ये हम बिल्कुल भी कबूल कर ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल कि ये हो जाए, वी विल नेवर अलाउ दिस। ये पाकिस्तान ने करा, भारत को मजबूरी में यहां पे पोर्ट बनाना पड़ा। ये चाबहार है, अब यहां से कांडला से सामान आता है, ये यूं जाता है, उसके बाद यहां से भारत जाएगा अफगानिस्तान, और पूरा का पूरा सामान यहां से जा रहा है अफगानिस्तान, और ऊपर सेंट्रल एशिया जा रहा है। भारत ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। अब अमेरिकन कह रहे हैं बंद करो, लेकिन दोस्तों एक बात सोचिएगा, अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है, अगर इजराइल स्ट्राइक करता है और यहां की सरकार गिर जाती है, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, सरकार गिर जाती है, यूएस का कंट्रोल आ जाता है, जैसे वेनेजुएला इज नॉट ईरान, ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ये मैं क्लियर कर चुका हूं। लेकिन अगर ऐसा होता है, फिर क्या ये पूरा सैंक्शंस वाला मामला वैलिड रहेगा? ये सोचने वाली बात है, आने वाला वक्त बताएगा, और जब वक्त बताएगा तो फिर हम आपको उसको पूरा स्टडी करके एंड देन वी विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू ऑन अ मैप एंड इन अ प्रेजेंटेशन कि इसके मतलब क्या है और भारत को अब कौन से और फायदे हो सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि दिस इज दी चाणक्य डायरीज। चाणक्य डायरीज इज इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। बेहतरीन आर्टिकल्स इसके अंदर हैं, खासतौर से आप लोग जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, आपके लिए ये गोल्ड माइन है। दिस इज लिटरली अ गोल्ड माइन। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है, प्लीज गो एंड ऑर्डर योर कॉपीज इमीडिएटली। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।